अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कि स्पेन फैमिली वीजा के बाद वाला प्रोसेस और कागजात कौन से जो हैं वो जरूरी हैं। इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड आखिरकार एक बहुत बुरी खबर और इलीगल इमिग्रेंट्स का मुस्तकबिल वहां पे क्या है, इस पे बात करेंगे। ड्राइवर लाइसेंस के बारे में बहुत अच्छी खबर है जो कि स्पेन के अहम अदारे डीजीटी ने अनाउंस की है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्पेन का एक नया तारीखी मंसूबा जो शुरू होने वाला है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो करूंगा इंग्लैंड की जो बुरी खबर है और इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुस्तकबिल है उसका जो लिंक है, ड्राइवर लाइसेंस के बारे में जो अच्छी खबर है उसका लिंक, और आखिर में स्पेन का जो तारीखी मंसूबा है इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बात अब जो शुरू करते हैं वो है इंफॉर्मेशन जो है मैं स्पेन फैमिली वीजा के बाद वाला प्रोसेस और कागजात कौन से जरूरी हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है फैमिली वीजे का वो दो कैटेगरी में आपको पता है। जो आपने जब अप्लाई करना होता है तो दो कैटेगरी में ये फॉल करता है। नंबर एक तो अगर आप रेजिडेंट कार्ड पे अप्लाई करते हैं अपनी फैमिली को वो, दूसरा अगर आप स्पेन की नेशनैलिटी पे आप अपनी फैमिली को अप्लाई करते हैं तो वो। इसके बारे में वैसे काफी मरतबा बात हो चुकी है लेकिन डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बात कर दूंगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि फैमिली वीजा मिलने के बाद वाला प्रोसेस जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये तो जो रेजिडेंसी और नेशनैलिटी वाला प्रोसेस है ये तो वीजे से पहले का प्रोसेस है, लेकिन वीजा लगने के बाद वाला प्रोसेस तकरीबन दोनों की कैटेगरी सेम ही आती है। फैमिली के वीजे लगने के बाद जब वो स्पेन में आ जाते हैं तो उनको दोनों सूरतों में तकरीबन सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सिर्फ थोड़ा सा कार्ड में डिफरेंस आ जाता है लेकिन आपको वही रिक्वायरमेंट रहायशों की और वही तमाम चीजें जो हैं वो दरकार होती हैं। उसके बगैर जो है आपका प्रॉब्लम होता है। आपने अपनी पतरोना मिनतो जो है वो इकट्ठी एक ही जगह पे फैमिली की करवानी होती है और बाकी तमाम मामला जिसमें मेडिकल कार्ड बनने और सारी चीजें वो सेम ही होती हैं। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा अहम चीजें हैं उनमें से मैं आपको चंद एक चीजों के बारे में जो बहुत ज्यादा अहम है जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खासतौर पे कागजात के बारे में मैं बताता चलूं कि चंद कागजात ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा उनकी जरूरत पड़ेगी। और उसमें से एक कागज ऐसा है जो जिंदगी में एक मरतबा ही बनता है। वो अगर आपसे गुम हो जाता है या वो जो है वो कोई मसला बन जाता है उसके साथ जाया हो जाता है तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और काफी फैमिलीज के साथ हुआ है। जब आपका निकाह होता है तो वहां पे आपको 3 परत आपके उर्दू के निकाह नामे के मिलते हैं। एक आपके ससुरालियों के पास जाता है, एक यूनियन काउंसिल के पास और एक आपके पास रहता है। उसको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपसे ज़ाया हो जाता है या गुम हो जाता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है कि वो दोनों जगहों पे जहां पे अवेलेबल है वहां से आप लें, उसके बगैर आपका काम नहीं चलता। जहां तक एम्बेसी का तल्लुक है वहां पे भी उसकी पहले उर्दू में ट्रांसलेशन होती है, उसके बाद उसकी स्पेनिश में, और उसको यूज किया जाता है। ये आपने नहीं समझना है कि वहां तक काम था उसका काम खत्म हो गया, बल्कि उसको आपके जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल में उसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी बेहतर होती है कि आप लेमिनेशन करवा लें क्योंकि उसका पेपर काफी नाजुक होता है, उसके जाया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसी एक मरतबा लेमिनेशन करवा लें ताकि बार बार वो आपके इस्तेमाल में आता रहे। बाकी जो कागजात होते हैं जैसे नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाकी जो आप यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, बाकी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट होता है, ये तो एक्सपायर भी होते रहते हैं और दोबारा भी बनते रहते हैं। ये आप किसी वक्त भी बनवा सकते हैं नादरा से। लेकिन ये जो उर्दू वाला निकाह नामा आपका होता है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बार बार नहीं बनता और इसकी आपको बार बार जरूरत जिंदगी में पड़ती रहती है। इसको लाजमी तौर पर महफूज कर लें। यही कागजात जो आपने स्पेन एम्बेसी में भेजे थे और अपनी फैमिली के वीजे लगवाए थे और तमाम चीजें ये की थी, ये तमाम डॉक्यूमेंट को आपने संभाल के रखना है और इसको अपने साथ स्पेन में लेके आना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जब आपकी फैमिली का वीजे लग जाते हैं, ये मैं थोड़ी सी आपको पॉइंट की बातें बताने लगा हूं ताकि आपके टाइम बच सकें और आप परेशानी से बच सकें। जब आपके फैमिली के वीजे लग जाते हैं पाकिस्तान में
और आप उनको आप बुलवाना चाहते हैं, यहाँ पे उनके टिकट्स वगैरह हो जाती हैं सारी चीजें, उसी वक्त एक मरतबा प्रोसेस शुरू करवा दें, नया ताज़ा तरीन नादरा से निकलवा लें में जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो, और जो आपकी फैमिली के बर्थ सर्टिफिकेट है वो निकलवा के आप एहतियातन फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के एम्बेसी भेज दें टेस्टेशन के लिए। अब क्या होगा कि आपकी फैमिली जब तक यहाँ पे स्पेन में आएगी, उनके डॉक्यूमेंट जो आपको एम्बेसी से वापस मिले थे उन पे आपने यहाँ पे आके उनके तमाम मामलात करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई अदारा आपको कहता है, क्योंकि यहाँ पे हर टेबल वाले का कानून अलग है, आप देखेंगे जब यहाँ पे जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनको तो मालूम है, जो फैमिलीज के मेंबर आएंगे वो यहाँ पे आके उनका भी एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे हर दफ्तर का, इवन हर दफ्तर में हर बंदे का अलहदा अलहदा जो है वो नजरिया और अलहदा अलहदा डील करने का तरीकाकार है। एक बंदा ये भी आपको कह सकता है ये डॉक्यूमेंट तो आपके टेस्ट हुए इतना टाइम हो चुका है, क्योंकि अमूमन तौर पे 1 साल लग जाता है एम्बेसी में, वीजा लगते वो तमाम चीजें, तो वो कह सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट तो ये एक्सपायर हो गए, हमें ताज़ा तरीन मंगवा के दें। तो आपने ये तमाम प्रोसेस करना है। अब वो जो आपने भेजा होगा फॉरेन अफेयर से एम्बेसी आने से पहले फैमिली ने टेस्टेशन के लिए, उस वक्त तक वो आ गया होगा, फौरन उनको मंगवा के ताज़ा तरीन अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ दफातर में, यहाँ से ट्रांसलेशन करवाने के बाद। तो ये तमाम प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इससे रिलेटेड अगर और भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, इंग्लैंड ने आखिरकार एक बहुत बुरी खबर जो है वो इंग्लैंड की तरफ से आई है। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा था कि रवांडा में इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने के लिए ये हुकूमत बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है ताकि अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर सके आने वाले इलेक्शन में, जो कि इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इलेक्शन होने वाले हैं यूके में। तो इससे रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। मंडे वाले दिन शाम को इन्होंने पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रवांडा में भेज दिया या वहां पे सेंटर्स में भेज दिया है। उसके रिजल्ट के तौर पे यूके की हुकूमत बहुत ज्यादा खुश है कि हमारे ये स्टेप्स उठाने की वजह से जो नए बोर्ड्स पे आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने आयरलैंड का रुख कर लिया और आयरलैंड की तरफ जाना शुरू कर दिया, जिससे आयरलैंड भी इस वक्त वक्ती तौर पे परेशान हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इन इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये यूके के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन यूके ने भी वापस लेने से इनकार किया है और इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है उस खित्ते में कि एक दूसरे पे जो है ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये तुम्हारे हैं और बीच में इलीगल इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ कैंपस में रखा जा रहा है। इस तमाम सिचुएशन में इंग्लैंड की हुकूमत तो बहुत ज्यादा खुश है कि हमने ये स्टेप्स उठाए हैं तो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स की आने की कमी हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में भी शायद ऐसा रहता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने स्टेप्स उठा लिए हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे भेजना शुरू कर दिया है। पहले नामों में से जो गए हैं उनके नाम जाहिर तो नहीं किए गए, लेकिन मंडे की शाम को उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा कैंपस में सेंटर्स में जो बदनामी जमाना है वहां पे भेजना शुरू कर दिया है। अब इस पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप्स उठाती है, क्या नई अपडेट्स आती हैं, वो आने वाले वक्त में मजीद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल यूके की तरफ से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका लिंक नीचे मौजूद है, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। स्पेन डीजीटी जो अदारा है जो ट्रैफिक की तमाम मामला को डील करता है, उसकी तरफ से एक बड़ी अच्छी जो है वो खबर सामने आई है। असल में जब आप एग्जाम देते हैं, B1 हो, C हो, D हो, C+E हो, कोई भी एग्जाम है इस तरह का ट्रैफिक से रिलेटेड, लाइसेंस जो है उससे रिलेटेड, तो वहां पे आप जब थ्योरी का एग्जाम देते हैं तो वहां पे आपको वेट करना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद कम से कम 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तकरीबन नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाता है। अब डीजीटी ने एक बहुत अच्छी अपडेट दी है कि वो एक नया निजाम लेके आए हैं जिसमें आप एग्जाम देने के ठीक 1 घंटे के बाद पता कर सकेंगे कि आप थ्योरी में पास हुए हैं या नहीं हुए। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है जिसके बाद आप अपना नेक्स्ट अपने फ्यूचर का तरीकाकार वाज़ेह कर सकते हैं कि आपने मजीद तैयारी आगे शुरू रखनी है या आगे आपने प्रैक्टिकल का वो तमाम चीजें जो है आपने करनी है। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। लिंक नीचे मौजूद है, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करेंगे स्पेन के नए तारीखी मंसूबे की। ये जो तारीखी मंसूबा है इसकी प्लानिंग तो आज से 40 साल पहले की गई थी। 1979 में ये आइडिया दिया गया था
स्पेन की हुकूमत की तरफ से और मोरक्को की हुकूमत की तरफ से। असल में ओलंपिक गेम्स के लिए दो ममालिक को जो है मेजबान बनाया गया 2030 के ओलंपिक के लिए, वो है मोरक्को और पुर्तगाल। कुछ मैच फुटबॉल के जो हैं वो वहां पे होंगे, फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसके, और कुछ जो है वो पुर्तगाल में होंगे। तो ये दोनों मालिक को मेजबानी दी गई है। अब इस मेजबानी के लिए स्पेन और मोरक्को ने एक दो तरफा जो है वो मुआहदा साइन किया है, जिसके मुताबिक अब एक टनल बनाया जाएगा स्पेन से जिब्राल्टर के एरिया से टेनरिफे जो है वो ताखिर जो मोरक्को का शहर है वहां तक, और ये टनल जो है इस पे तकरीबन 2.3 मिलियन यूरो जो है वो खर्चा आएगा। और ये जो है ये टनल 2030 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन के तौर पे बनाया जाएगा, ताकि शायकीन वहां पे जाके फुटबॉल मैच जो है वो एंजॉय कर सकें। ये दुनिया के बड़े मंसूबों में से एक होगा। इस पे काफी तेजी के साथ काम जारी है और 2030 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद जो है ये 2 वे ट्रेन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया जाएगा, ताकि दोनों तरफ की जो अवाम है वो जा आ सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।